कमाल के कलाम, ये वीडियो आपको क्यों देखनी चाहिए? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, आप में से कितने लोगों ने उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है यूट्यूब के ऊपर जो गुलजार ने बोली है, गुलजार साहब ने, कितने लोगों ने सुनी है? किसी ने नहीं। देखो क्या हो रहा है। हनी सिंह के गाने कितने लोगों ने सुने हैं? आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू ऑल, स्ट्रांगली रिकमेंड यू, इतना स्ट्रांगली मैंने कभी अपनी लाइफ में किसी के लिए रिकमेंड नहीं किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम स्टूडेंट्स के लिए उनसे बड़ी इंस्पिरेशन इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। अभी आप लोग जो मुझे वीडियो में देख रहे हैं, मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की एक बायोग्राफी है जो कि गुलजार साहब ने लिखी है। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू ऑल कि एक बार जाकर के आप उसको सुनो। मुश्किलें, परेशानियां जिंदगी का हिस्सा हैं और तकलीफें कामयाबी की सच्चाइयां। जैसे कहा है किसी ने, खुदा ने यह वादा नहीं किया कि आसमान हमेशा नीला ही रहेगा, जिंदगी भर फूलों से भरी राहें मिलेंगी। खुदा ने यह वादा नहीं किया कि सूरज है तो बादल नहीं होंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इवॉल्व। और आज की वीडियो है गुलजार साहब के द्वारा लिखी हुई मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की बायोग्राफी के बेस्ट लाइफ लेसन पे। भारत के एक छोटे से गांव का लड़का जिसने 8 साल की उम्र में न्यूज़पेपर बेचकर पैसे कमाए। माँ का नाम आशियम्मा और पिता का नाम जैनुलाब्दीन, जो कि बहुत पढ़े लिखे या अमीर नहीं थे लेकिन उदार थे। उनके घर वालों से ज्यादा बाहर वाले खाना खाते। वो मुश्किल से मुश्किल मामलों को चुटकियों में सुलझाने में माहिर थे। वो कलाम को हमेशा सिखाते कि मुश्किलें हमें खुद को परखने की ताकत देती हैं। इसीलिए कलाम साइंस और टेक्नोलॉजी में भी अपने अब्बा के उसूलों पर चलने की कोशिश करते। वो मानते कि हम सभी से ऊपर एक सुप्रीम पावर है जो हमें मुसीबत, मायूसी और नाकामी से निकालकर सच्चाई के रास्ते तक ले जाती है। कलाम के गहरे दोस्त बने अहमद जलालुद्दीन, जो कि उनसे 15 साल बड़े थे और अपने घर के हालात की वजह से जलालुद्दीन ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाए। इस वजह से वो हमेशा कलाम को एनकरेज करते कि वो पूरी लगन से पढ़ाई करे और जिंदगी में हर बुलंदियों को हासिल करे। जलालुद्दीन हमेशा ऊंचे लोगों की बात करते और साइंस, मेडिसिन और लिटरेचर उनके फेवरेट थे। उन्होंने ही कलाम को सिखाया कि उनके छोटे गाँव से बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया है जहाँ वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। शमसुद्दीन उनका कजिन, जिनके साथ कलाम का बचपन बीता, उनके पास रामेश्वरम में अखबारों का ठेला था और वो सारे काम अकेले करता था। हर सुबह अखबार रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से पहुंचता। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पर आने वाली ट्रेन का रुकना बंद हो गया तो अखबार चलती ट्रेन से फेंक दिए जाते। इसीलिए शमसुद्दीन को एक हेल्पर चाहिए था और ये मौका कलाम को मिला। तब वो केवल 8 साल के थे और शमसुद्दीन उनकी पहली कमाई का कारण बना। इसीलिए हर बच्चा जो पैदा होता है वो कुछ सोशल, फाइनेंशियल, फिजिकल और इमोशनल कंडीशन से बंधा होता है। कलाम भी इन चीजों से काफी बंधे हुए थे, पर इन्हें हैंडल करने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन उन्होंने अपने अब्बा से सीखा और माँ से अच्छाई पर यकीन करना और रहमदिल रहना सीखा। जलालुद्दीन और शमसुद्दीन की संगत से उनका सिर्फ बचपन ही अलग नहीं हुआ बल्कि आगे की जिंदगी पर भी बहुत बड़ा असर पड़ा और इनकी संगति एक बहुत बड़ा कारण रही कलाम की जिंदगी को जिंदगी बनाने में। इसीलिए पहला लेसन है कि हर बच्चा अपनी जिंदगी में कैसा बनता है, ये उसके आसपास के लोग इंक्लूडिंग फ्रेंड्स उसे क्या सिखाते हैं, कैसे थॉट्स उसके माइंड में इंड्यूस करते हैं, काफी हद तक इसी से डिसाइड होता है। और आज के टाइम में मैक्सिमम लोगों का सबसे बड़ा कंपेनियन है उनका फोन। चूज वाइसली कि आपको इससे क्या सीखना है। व्हाटएवर यू सी इन योर स्क्रीन, वो आपको कुछ ना कुछ सिखा जाता है। इसीलिए हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि ये कैसे थॉट हमारे माइंड में ट्रिगर कर रहा है और इससे हम अच्छे से अच्छा क्या सीख सकते हैं। कलाम रामेश्वरम से रामनाथपुरम जाकर स्वाट्स हाई स्कूल में अच्छी एजुकेशन पाना चाहते थे, पर जब वो वहाँ पहुंचे तो वहाँ पहुंचने के बाद एक 15 साल के लड़के के जितने भी शौक होते हैं वो सब उनमें जाग उठे। उनके टीचर्स अय्यद और एहसानुमन बहुत अच्छे गाइड थे उस बच्चे के लिए जिसके सामने जिंदगी के सारे दरवाजे खुलने वाले थे। कलाम के दोनों टीचर कहा करते कि जिंदगी में काबिल होने के लिए 3 चीजों पर काबू पाना बहुत जरूरी है: ख्वाहिश, यकीन और उम्मीद। इससे पहले कि तुम चाहो कुछ हो जाए, तुम्हारे अंदर उसकी बेशुमार ख्वाहिश होनी चाहिए और यकीन हो कि वो होगा। कलाम को हमेशा परिंदों की उड़ान बहुत आकर्षित करती थी। परिंदों को देखकर उनका उड़ने को दिल करता। वो एक मामूली से गांव के तो लड़के थे, लेकिन उन्हें यकीन था कि एक दिन वो इन परिंदों की तरह बहुत ऊंची उड़ान भरेंगे। इसीलिए लेसन नंबर 2, मन जब इधर उधर भटकता है तो उस एनर्जी को एक काम में लगाओ, उस काम में जिसकी तुम्हें ख्वाहिश है। और ऐसे हालात में इमोशन कंट्रोल के लिए एक गाइड की जरूरत है जो कि सही राह दिखाए। और फिर से हमारा फोन एक बेहतरीन गाइड है अगर आप इससे लोगों के लाइफ एक्सपीरियंस से सीखो। और काबिल होने के लिए ख्वाहिश, यकीन और उम्मीद, इन चीजों पर काबू पाना बहुत जरूरी है।
कॉलेज पूरा करने के बाद उन्हें टेक्नोलॉजी के फील्ड में जाना था, जिसके लिए उन्होंने MIT का फॉर्म भरा। एडमिशन लिस्ट में नाम तो आया, पर एडमिशन बहुत महंगा था, तो उनकी बहन ने अपनी सोने की चूड़ियां गिरवी रख दी, जिससे कलाम बहुत इमोशनल हुए और उन्होंने तय किया कि ये सेक्रीफाइस वेस्ट नहीं जाने दूंगा। MIT में 3 टीचर्स ने उन्हें बहुत इन्फ्लुएंस किया। उनकी सीख से वो सभी से कहते हैं कि जीवन की दिशा का चुनाव ये सोचकर मत करो कि कितना स्कोप है, बल्कि ये देखो कि तुम में उस चीज के लिए कितना शौक है, कितनी लगन है, कितना उत्साह है उस जगह जाने के लिए। MIT से कलाम बेंगलोर के हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड में एज अ ट्रेनी पहुंचे, जहां से ग्रेजुएट होने के बाद जिंदगी ने 2 मौके उनके सामने रख दिए। एक था एयरफोर्स का और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल मैनेजमेंट का। कलाम ने दोनों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भेज दिया और दोनों से बुलावा आ गया। दोनों का ही इंटरव्यू अच्छा रहा, पर एयरफोर्स का जब रिजल्ट आया तो 25 लोगों में कलाम 9वें नंबर पे थे। इस नाकामयाबी ने उन्हें बहुत दुखी किया और वो सोचने लगे कि उड़ान भरने का मेरा सपना अब कभी पूरा नहीं हो सकता। देहरादून में एयरफोर्स इंटरव्यू देने के बाद अब वो इस बोझ को लेकर ऋषिकेश चले गए, जहां वो शिवानंद आश्रम में स्वामी शिवानंद से मिले। उन्हें कलाम ने बताया कि कैसे वो इंडियन एयरफोर्स में सिलेक्ट होने से रह गए और उनकी उड़ने की दिले ख्वाहिश ऐसी ही रह गई। शिवानंद मुस्कुरा दिए और बोले कि ख्वाहिश अगर दिल से निकली हो, वो पवित्र हो और उसमें शिद्दत हो, तो उसमें कमाल की एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है। इसीलिए मानो कि जो सोचा है उसकी सृष्टि है, वो सच होगा, तुम विश्वास करो। फिर वो दिल्ली लौट आए और इंटरव्यू का रिजल्ट देखा तो उन्हें ज्वाइनिंग लेटर मिल गया और अगले दिन से वो सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट बन गए, जहां उनके जीवन के 3 साल बीते और इसके बाद उन्हें बेंगलोर में पोस्ट कर दिया गया, जहां कुछ समय बाद उन्हें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रॉकेट रिसर्च से बुलावा आया और वो इंटरव्यू के लिए मुंबई गए और उन्हें एज ए रॉकेट इंजीनियर सिलेक्ट कर लिया गया। रॉकेट लॉन्चिंग की ट्रेनिंग के लिए उन्हें नासा भेज दिया गया। उनके लौटने के बाद इन 1961 हिंदुस्तान का पहला रॉकेट लॉन्च हुआ, जिसका नाम था नाइकी अपाचे। और ये सब पॉसिबल हुआ बिलीफ से। कलाम तो पहले ही टूट चुके थे, इसीलिए खुद पर विश्वास हो और अपने अंदर सच्चाई हो। अपने काम को अपना फक्र समझें, गर्व समझें और जरूरी है कि अपनी भीतर की ताकत की सही जानकारी हो। जो करें उस पर यकीन हो या जिस पर यकीन हो वही करें, वरना दूसरों के विचारों के शिकार बनते रहेंगे। उस पंडित की ये बात कि ख्वाहिश अगर दिल से निकली हो, इस बात ने कलाम को बहुत इन्फ्लुएंस किया कि जो काम करो वो दिल से करो, उसमें लव के इमोशन से इन्वॉल्व होकर उसे करो, तभी वो काम पूरी तरीके से पूरा होगा, वरना आधा अधूरा रह जाएगा। लगेगा कि काम हुआ है पर उसमें सुंदरता नहीं होगी। एक राइटर अगर बिना राइटिंग से प्यार किए लिखता है तो वो बस शब्द लिखता है, लेकिन जिसे लिखने से प्यार है वो जब लिखता है तो वो जज्बात लिखता है, वो एक सोच लिखता है। जब तक हम इमोशनली इन्वॉल्व होकर अपने काम को ना करें, इमोशन से मतलब हैप्पीनेस और प्यार के इमोशन से अपने काम को ना करें, तब तक वो काम हमें सक्सेस नहीं दिला सकता। और यार सच्चा प्यार ट्रू लव भी से केवल एक चीज से होता है। हम अपोजिट जेंडर के पीछे भागते हैं लव के लिए। टीन एज से ही हमें ये जरूरत सी महसूस होती है, पर वो प्यार अपोजिट जेंडर नहीं, हमारा काम होना चाहिए। क्योंकि काम से अगर प्यार हो तो हम खुद के साथ रहना सीख जाते हैं, खुद के साथ खुश रहना, मग्न रहना सीख जाते हैं, हम खुद को पा लेते हैं। किसी भी नए काम में गलती होना नॉर्मल है और हर गलती कामयाबी की ओर एक कदम बढ़ाती है और एक सीढ़ी बन जाती है। जून 1, 1982 कलाम ने DRDL की जिम्मेदारी संभाली। तब वो 500 से ज्यादा साइंटिस्ट के साथ अग्नि पर काम कर रहे थे। जब लॉन्च की सारी तैयारियां हो चुकी थी, तब लॉन्च से सिर्फ 14 सेकंड पहले कंप्यूटर ने अलर्ट दिया। किसी एक पार्ट में कोई खराबी थी, वो तुरंत फिक्स कर दी गई। लेकिन फिर उसी वक्त डाउन रेंज सिस्टम ने भी उन्हें रुकने का ऑर्डर दिया। कुछ सेकंड्स में कई रुकावटें सामने आ गई और फिर लॉन्च कैंसिल कर दिया गया। अखबारों की सुर्खियों में इसका बड़ा मजाक बनाया गया। ऐसे कार्टून छापे गए जिसमें एक खरीदार दुकानदार को सामान वापस करते हुए कह रहा था, अग्नि की तरह वो भी नहीं चली। हिंदुस्तान टाइम्स के कार्टून में एक नेता रिपोर्टर को समझा रहा था, डरने की कोई बात नहीं है, ये बहुत अहिंसावादी मिसाइल है, इससे कोई मरेगा ही नहीं। 10 दिन तक मिसाइल की रिपेयरिंग पर दिन रात काम चला और आखिरकार एक नई तारीख तय हुई अग्नि के लॉन्च के लिए। पर फिर वही हुआ, 10 सेकंड पहले कंप्यूटर ने फॉल्ट का इशारा किया। पता चला कि एक पार्ट काम नहीं कर रहा। लॉन्च फिर से कैंसिल कर दिया गया। किसी भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में ऐसा हो जाना एक आम बात है, लेकिन रिपोर्टर्स और पॉलिटिशियंस मुश्किलें समझने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। अमूल बटर वालों ने अपनी होर्डिंग पर लिखा, अग्नि को फ्यूल के लिए हमारे बटर की जरूरत है। रिपेयरिंग चलती रही और एक बार फिर लॉन्च की तैयारी की गई। 22 मई 1989 7:10 AM पे अग्नि लॉन्च हुई। अब मिसाइल ने मानो टेक्स्ट बुक याद कर ली हो, कदम कदम सही था। कलाम को ऐसा महसूस हुआ कि एक लंबे खौफनाक ख्वाब के बाद एक नई सुबह ने आँख खोली है। 5 साल की नाकामयाबी, कोशिशें और इम्तिहान के बाद ये लॉन्च सक्सेसफुल हुआ। इस कोशिश को रोकने के लिए कलाम और उनकी टीम ने हर तरह के दबाव बर्दाश्त किए, लेकिन उन्होंने कर दिखाया जो करना था। कलाम की जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा था वो मुट्ठी भर 600 सेकंड, जिसने उनकी सालों की थकान मिटा दी।
इसीलिए कलाम सर कहते हैं कि एक ट्रू लीडर की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि वो फेलियर को कैसे मैनेज करता है। Leader must know how to manage success, most importantly the failure. Any mission he does or she does, so he has to go through some failure. They should know how to manage the failures. फेलियर को मैनेज करने के लिए जरूरी है कि अपने काम पर विश्वास हो। फेलियर हमें तोड़ देता है, पर अगर काम पर विश्वास है तो वी बाउंस बैक। 1990 के रिपब्लिक डे पर देश ने मिसाइल की कामयाबी का जश्न मनाया। कलाम को पद्म विभूषण से नवाजा गया। रहन सहन कलाम का अब भी मामूली इंसान की तरह था। 10 बाई 12 का एक कमरा, किताबों से भरा हुआ और कुछ जरूरत का फर्नीचर जो किराए पर लिया था। 15 अक्टूबर 1991 में वो 60 इयर्स के हो गए। उन्हें अपने रिटायरमेंट का इंतजार था। वो चाहते थे कि गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोलें। ये वो दिन थे जब उन्होंने सोचा कि वो अपनी जिंदगी की सारी सीख एक जीवनी में कलमबंद करेंगे, एक किताब में लिखेंगे जो दूसरों के काम आ सके, क्योंकि वो मानते थे कि उनके देश के नौजवानों को एक साफ नजरिए की जरूरत है, एक दिशा की। तभी ये इरादा किया उन तमाम सीखों को बांट सकूं जिनकी बदौलत वो ये बन सके, ये बता सकूं कि कोई भी शख्स कितना भी छोटा क्यों ना हो उसे हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। वो कहते कि मुझे ऐसा कोई गुरूर नहीं है कि मेरी जिंदगी सबके लिए एक मिसाल बनेगी, मगर ये हो सकता है कि कोई मायूस बच्चा किसी गुमनाम सी जगह पर जो समाज के किसी पिछले हिस्से से ताल्लुक रखती हो, ये पढ़े और उसे चैन मिले, ये पढ़े और उसकी उम्मीद रोशन हो जाए। हो सकता है ये कुछ बच्चों को नाउम्मीदी से बाहर ले आए और जिसे वो जीवन में मजबूरी समझते हैं वो मजबूरी ना लगे। उन्हें यकीन रहे कि वो जहाँ भी हैं खुदा उनके साथ है। काश हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती हुई लौ को पर लग जाए और उस लौ की परवास से सारा आसमान रोशन हो जाए। इसीलिए फाइनल लेसन है बीइंग हम्बल। जितनी सक्सेस आप हासिल करो उतना ही हम्बल होते जाओ, क्योंकि हमें सबके हेटर्स देखने को मिलते हैं, इवन महात्मा गांधी के, पर कलाम सर के हेटर्स कहीं नहीं हैं, चाहे वो कोई भी रिलीजन के हों। वो कहते हैं कि मैं तो केवल एक मीडियम हूँ जिससे ईश्वर अपना काम करवा रहा है। और इसीलिए उनका एक कोटेशन है कि किसी को हराना तो बहुत आसान है, पर किसी को जीत लेना बड़ा मुश्किल है। तो यार ये थी सर एपीजे अब्दुल कलाम की जिंदगी से वो सारी बातें जो मुझे बहुत वैल्यूएबल लगी। अगर आपको भी इनसे कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स की ग्रोथ के लिए इसे जितना हो सके शेयर भी कीजिएगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली थैंक्स फॉर वॉचिंग। कभी छानी खाली खला कहीं, हम उड़े जहाँ पे हवा नहीं। ज़मीन मेरी ये मेरा आसमां, बड़ा खूबसूरत